लो दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यूनो और आस्था मैजिकल नाइट्स एग्जाम देने गए थे और वहां पर सबको अपनी अपनी ग्रिमोरी मिली थी जो भी वहां पर स्टूडेंट आए थे। और फिर यूनो को 4 लीफ ग्रिमोरी मिलती है, लेकिन आस्था को वहां पर कुछ नहीं मिलता। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आस्था फिर वहां से रोते हुए भागता हुआ बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है यूनो पर, जिस पर 2 लोगों ने हमला कर दिया होता है जब वो घर की तरफ आ रहा होता है। और फिर फाइट के दरमियान ही रिविच वहां पर आ जाता है और वो तो सबको बंदी बना लेता है। और लास्ट में आस्था यूनो को बचाने के लिए वहां पर आता है, लेकिन बचाने की बजाय वो खुद ही काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। पर अचानक से उसे कुछ होने लगता है और तभी अचानक से एक रेड कलर की ग्रिमोरी वहां पर आ जाती है, हवा में तेजी से घूमती हुई। यूनो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानता ही था आस्था के पास भी ग्रिमोरी जरूर होगी। ये डार्क ग्रिमोरी आस्था की ग्रिमोरी है। इस ग्रिमोरी ने आस्था को चूज किया और इस ग्रिमोरी के अंदर से डार्क सोर्ड बाहर निकल आती है। ये देखकर रिविच भी हैरान रह जाता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास तो मैजिक था ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे हो पा रहा है? और ये तुम्हारी ग्रिमोरी किस तरह की है? इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है और हम आस्था के आसपास एक डिमोनिक साया देख पाते हैं। जूनू अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तो जानता ही था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आस्था के पास कोई भी ग्रिमोरी ना हो। आस्था वो बंदा है जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना देता है। और अब हम आस्था और यूनो का पास देखते हैं, जहां पर ये दोनों अभी 5 साल के बच्चे होते हैं। दोनों भागकर पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं और तभी भागते हुए यूनो नीचे जमीन पर गिर जाता है। आस्था फौरन रुकता है और पूछता है, यूनो क्या तुम ठीक हो? बेचारा यूनो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आस्था अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अरे यूनो यार, तुम कितना ज्यादा रोते हो? अरे चिंता क्यों करते हो जब तुम मेरे साथ हो? और दोनों फिर से पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं। आस्था कहता है कि सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं पहाड़ी की टॉप पर। और जैसा कि हम लोग अब देख पा रहे होते हैं कि दोनों में काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। सिस्टर लिली भी वहां पर होती हैं। खाना खाते हुए आस्था कहता है कि काफी टेस्टी खाना है पर थोड़ा सा हार्ड है, और ये बचपन में भी सिस्टर लिली से फ्लर्ट किया करता था। सिस्टर लिली, तुम इतनी अच्छी कुक हो ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझसे शादी करोगी और मेरे लिए ऐसे ही टेस्टी जैसी खाने जरूर बनाना? सिस्टर लिली जवाब देती है, दरअसल ये ब्रेड मेरे फादर ने बनाई है। सिस्टर लिली बोलती हैं, तो तुम उनसे शादी कर लेना। आस्था कहता है कि यार ये क्या बात हुई, मुझे तुमसे शादी करनी है, उस बुढ़े से नहीं। यूनो बीच में बोलता है, आस्था, सिस्टर लिली शादी नहीं कर सकती। आस्था अपनी जिद पर अड़ा रहता है, पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक सिस्टर लिली हाँ नहीं कह देती। आस्था तो पीछे ही बढ़ जाता है उसके, लेकिन सिस्टर लिली अपनी ग्रिमोरी निकालकर उसे डरा देती है। तो आस्था भी फिर डर के मारे चुप करके बैठ जाता है पीछे। जिसके बाद सिस्टर लिली इन दोनों को एक कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले जब एक डीमन ने पूरी दुनिया को तबाह करना चाहा, पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल चुकी थी, हर जगह तबाही फैल जाती है, पर एक बहादुर जादूगर ने उस डीमन को हराकर दुनिया को बचा लिया। यूनो पहले तो डीमन की स्टोरी सुनते हुए डर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर जब यूनो ने उस महान जादूगर का नाम सुना तो उसमें भी इस कहानी को सुनने में दिलचस्पी आ जाती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके बाद उस जादूगर को क्लोवर किंगडम का वेदर्ड किंग बना दिया जाता है। आस्था के पूछने पर सिस्टर लिली बताती हैं कि अभी भी क्लोवर किंगडम का एक ही वेदर्ड किंग होता है। जनरेशन टू जनरेशन वेदर्ड किंग का टाइटल किसी और को दे दिया जाता है जो उस टाइटल को डिजर्व करता है। वेदर्ड किंग की वजह से ही आज क्लोवर किंगडम के अंदर इतनी शांति हो पा रही है। राजा के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन वेदर्ड किंग ही होता है और आस्था भी अपना मन बना लेता है वेदर्ड किंग बनने का। सिस्टर लिली पूछती है, पर तुम्हें वेदर्ड किंग बनना ही क्यों है? आस्था बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, क्योंकि वेदर्ड किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुपर कूल होते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। उसके पास पावर्स भी बहुत सारी होती हैं। अगर मैं वेदर्ड किंग बन जाता हूँ, मैं लोगों की जिंदगियां बेहतर बना सकता हूँ और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, जितना चाहे उतना खाना खा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस गंदे से चर्च को दोबारा से रेनोवेट करवाऊंगा। सिस्टर लिली, मैं एक दिन जरूर वेदर्ड किंग बनूंगा और आपकी जिंदगी को भी बेहतर बना दूंगा, तो प्लीज अब तुम मुझसे शादी कर लो। भाई ये बंदा घुमा फिरा कर शादी पर ही आ जाता है। आस्था एक्साइटेड होकर अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि वो पावर्स का यूज नहीं कर सकता। आस्था कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पा रहा? सिस्टर लिली कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, पर हकीकत तो सबको पता थी कि वो कभी भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी यूनो वहां पर आता है, अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर आता है जिसका नाम ऐश होता है।
ऐश को हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था वो काफी बड़ा हो चुका है। अब फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वो जरूर से जाकर देख लेना। यूनू कहता है कि ऐश प्लीज मत रो यार, चुप हो जाओ। आस्था कहता है कि यूनू इसे मुझे दो। आस्था फौरन बोलता है अरे भाई मैं वेदर किंग बनने वाला हूँ तो ये बच्चा संभालना तो चुटकियों का काम है। आस्था इस बच्चे को पकड़ता है पर इसे ऑलमोस्ट नीचे गिराने ही वाला होता है। सिस्टर लिली आगे बढ़कर उस बेबी को चुप करवा दिया है। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दूसरे विलेज में जाना है। लिली क्या इस लेटर को मेयर को तुम डिलीवर कर सकती हो? आस्था चिल्लाकर कहता है कि इसे मुझे दे दो, पर फादर कहते हैं कि आस्था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है बच्चे। यूनू क्या तुम इस काम को कर सकते हो? ये काफी ज्यादा जरूरी है, मैं इसे आस्था के हाथों में नहीं छोड़ सकता। दरअसल मुझे किसी और विलेज में जाना है पर ये लेटर मेयर तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी, सर्दी आने वाली है और हमारे पास खाना नहीं है, तभी वो हमें कुछ खाना देंगे और मुझे दूसरे विलेज में जाना है। यूनू जवाब देता है ठीक है मैं इसे देकर आऊंगा और उसके बाद वो जाने लगता है। आस्था कहता है कि मुझे दो, मैं जाऊंगा, पर यूनू फौरन मना कर देता है। नहीं आस्था, फादर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मुझे ही जाना होगा। और यूनू उस लेटर को डिलीवर करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में एक शराबी को दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उस शराबी ने शराब भी पी ली होती है पर पैसे भी नहीं दिए और फिर भी शराब पीना चाहता था। यूनू भी वहाँ से गुजर रहा होता है हाथ में लेटर लिए और तभी वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है कि आजकल काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, लगता है कि मुझे ध्यान से चलना होगा कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। इस शराबी की नजर यूनू के उसी पेंडेंट पर पड़ती है। वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और उसका पीछा करने लगता है। यूनू इस मैसेज को मेयर तक डिलीवर कर देता है। मेयर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, मैं फादर को बता दूंगा कि मुझे ये लेटर मिल चुका है। यूनू जवाब देता है कि ठीक है आपका शुक्रिया और यूनू वहाँ से जाने लगता है। पर रास्ते में वो शराबी उसके सामने आ जाता है। आप कौन हो? यूनू घबरा कर उससे पूछता है। उधर आस्था को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है पर चर्च के अंदर यूनू और फादर नहीं होते तो सभी बच्चे भी खाना नहीं खा रहे होते। आस्था को यूनू की फिक्र होने लगती है और वो यूनू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर ये शराबी यूनू से उसका लॉकेट छीन लेता है ताकि उसे बेचकर दारू पी सके। यूनू कहता है कि प्लीज इसे मुझे वापस दे दीजिए, वो मेरा पेंडेंट है, प्लीज वापस कीजिए। ये शराबी यूनू को एक लात मारता है। साले बेवकूफ लड़के, क्या करेगा तू इस पेंडेंट का? यूनू फिर से रिक्वेस्ट करता है और यूनू उसको सबक सिखाने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। शराबी हंसते हुए कहता है कि अब ये क्या है, इससे तू मुझे हराएगा? अच्छा तो लड़ना चाहता है? तो यूनू की आंखें भर आती हैं, वो रोने लगता है और तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस शराबी के साथ भिड़ जाता है। शराबी आस्था को दूर पटक देता है। साले तू कौन है और बीच में क्यों आ रहा है? आस्था चीख कर रहता है कि वो यूनू का है, वो पेंडेंट उसे वापस कर दो। और आस्था इस आदमी पर हमला कर देता है पूरी ताकत लगाकर, उसे वापस करो। वो शराबी कहता है कि साले मुझे छू मत गंदे हाथों से, साले नमूने। और शराबी आस्था को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से आस्था की नाक से खून भी आने लगता है, पर फिर भी आस्था हार नहीं मानता और दोबारा उस पर हमला करता है। बार बार हमला करता ही जाता है और यूनू बस खड़ा होकर देख रहा होता है। ये शराबी कहता है कि आस्था हार नहीं मान रहा है और समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो हार मानकर इस पेंडेंट को वहीं गिरा कर वहां से जाने लगता है। साले हार ही नहीं मान रहा है तो इसकी दिक्कत क्या है? और आस्था नीचे जमीन पर गिर जाता है एग्जॉस्ट होकर। यूनू उसके पास आता है और आस्था से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना आस्था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आस्था कमजोर आवाज में जवाब देता है, अरे कोई बात नहीं यार, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आस्था के पास एक रेड कलर की डार्क ग्रोमोरी आ चुकी होती है और उसके पीछे एक डीमन की परछाई भी होती है। ये देखकर ये चेन वाला बंदा रिविच हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? और वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी चेन से उस पर हमला करता है आस्था पर आस्था एक ही झटके से अपने मैजिक का यूज करके सारी चेन्स को गायब कर देता है। ये क्या, इसने मेरी सारी चेन्स को नलीफाई कर दिया। आस्था अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एक झटके में ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, भले ही मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है पर इसके बावजूद मैं वेदर किंग बनकर ही रहूंगा, हार नहीं मानना ही मैजिक होता है। और ऐसा बोलकर एक जोरदार हमला उसके ऊपर चलता है जिसकी वजह से ये बंदा दूर जाकर गिरता है। और आस्था कहता है कि मैंने खुद को काफी ज्यादा ट्रेन किया है, हालांकि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता पर मैं फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, शुक्र है मेरी ट्रेनिंग खराब नहीं गई। यूनू आस्था के पास आता है और काफी खुशी से आस्था को देख रहा होता है और दोबारा से फ्लैशबैक में हम देखते हैं, आस्था क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना आस्था? आस्था कहता है कि अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, वैसे भी मैं वेदर किंग बनने वाला हूँ और तुम्हारी और सभी की रक्षा करूंगा। मैं सबको खुश कर दूंगा और मैं सभी
को साबित करके दिखाऊंगा। यूनू पूछता है कि साबित क्या करके दिखाओगे तुम आस्था? आस्था जवाब देता है कि अगर तुम गरीब हो या अनाथ हो, इसके बावजूद भी तुम एक वेदर किंग बन सकते हो। यूनू हैरानी से पूछता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आस्था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ, कोई भी कर सकता है अगर वो उसके लिए मेहनत करेगा। और वाकई गाइस, अगर तुम किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हो, लगे रहते हो, तो वो तुम्हें मिलती जरूर है, क्योंकि हार्ड वर्क से जितनी तुम मेहनत करते हो उतना ही तुम्हें उसका फल मिलता है। ठीक है। आस्था फिर कहता है कि तुम भी कर सकते हो, मैं भी वेदर किंग बन सकता हूँ। आस्था का जुनून देखकर यूनू उससे इंस्पायर हो जाता है और वेदर किंग बनने का वादा करता है और कहता है कि अब से मैं नहीं रहूंगा और मैं भी वेदर किंग एक दिन जरूर बनूंगा। दोनों आपस में वादा करते हैं कि हम दोनों एक दिन एक दूसरे के राइवल्स बनेंगे और एक दिन वेदर किंग बनकर ही रहेंगे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। आस्था अपनी ग्रिमोरी दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी ग्रिमोरी है, तो हाँ थोड़ी सी गंदी है, पर मैं पूरी जिंदगी इसकी रक्षा करूंगा। अच्छी है ना यूनू? यूनू कहता है आस्था तुमने दोबारा से मेरी जान बचाई, एक दिन मैं तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। क्या तुम्हें वो वादा याद है जो हमने उस दिन किया था? हम दोनों राइवल्स हैं। आस्था कहता है कि हाँ मुझे याद है, पर मुझे लगा कि तुम्हें याद नहीं रहा जिस तरह से तुम बिहेव करते हो। यूनू कहता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपने ही राइवल्स के साथ फ्रेंडली होने की, पर वो तुम ही थे जिसने मुझे उम्मीद दी। और दोनों एक दूसरे से फिस्ट बम्प करते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हम में से कौन वेदर किंग बनेगा। वेदर किंग के रोल को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है उस इंसान को जो कि वेदर किंग बनने के लायक होता है, और ये वेदर किंग्स डायरेक्टली मैजिक नाइट्स को कमांड्स दे सकते हैं ताकि ये सभी लोग मिलकर किंगडम्स की रक्षा कर सकें। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैजिक नाइट्स 9 स्क्वाड में डिवाइडेड हैं। हर एक स्क्वाड की खुद की एक अलग स्पेशलिटी है और एक मैजिक नाइट्स बनने के लिए एक मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और आज से 6 महीनों के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। और उसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आस्था और यूनू काफी ज्यादा लगन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आस्था मैजिक पावर को पाने के लिए मोजू लीफ का जूस पी रहा होता है और उस चोर रिविज को हराने के बाद ग्रिमोरी टावर के मास्टर आस्था को भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहते हैं। फादर कहते हैं कि अरे सर जी ये अब क्या कह रहे हैं, चलो यूनू का तो समझ में आता है, पर क्या आस्था एंट्रेंस एग्जाम दे पाएगा? उसके पास तो कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, वो पहले राउंड में ही फेल हो जाएगा, तो आप उसे एग्जाम क्यों देने दे रहे हो? मास्टर जवाब देते हैं अगर आस्था उस एग्जाम को देना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ देना है तो उसे देने दो। ओ मैं समझ गया, आस्था के जाने के बाद तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, मैं समझ ही सकता हूँ। सिस्टर लिली भी कहती हैं कि अच्छा तो ये बात है, हाँ मैं भी यूनू और आस्था को काफी ज्यादा मिस करूंगी, मैंने ही उन्हें बचपन से पाला है, ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद मैं तो उन्हें काफी ज्यादा मिस करूंगी। मास्टर जवाब देते हैं कि वो बात तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि अब वो लोग बड़े हो चुके हैं और हमें उन्हें मौका देना चाहिए। यूनू को तो कुछ नहीं होगा, पर अगर आस्था फेल हो जाता है तो वो वापस आ ही जाएगा। सिस्टर लिली खुशी से कहती है कि अरे हाँ आस्था तो फेल होते ही वापस घर आ जाएगा, उसका तो सही है। वैसे मास्टर जी आस्था की वो ग्रिमोरी किस तरह की ग्रिमोरी है? मास्टर जवाब देते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस ग्रिमोरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आस्था और यूनू चर्च तक जाने की रेस लगाते हैं। यूनू तो सबसे पहले पहुंच आता है। आस्था कहता है कि कोई बात नहीं बच्चे, अब चर्च के अंदर तक देखते हैं कि कौन सबसे पहले जाता है। यूनू अपना मैजिक का यूज करता है और आस्था को हवा में उड़ा देता है और खुद चर्च के अंदर पहले एंटर कर जाता है। रात में सोते वक्त आस्था नींद में भी कह रहा होता है कि मैं वेदर किंग बनकर ही रहूंगा और ऐश उसे देख रहा होता है। अगले दिन ऐश आस्था के पास आता है जब आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। आस्था कहता है कि हाय ऐश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश कहता है कि दरअसल मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारी ट्रेनिंग देखने के लिए आ गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते तो तुम मैजिक नाइट्स एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? तुम तो उसमें फेल हो जाओगे ना। आस्था फौरन जवाब देता है पर ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। देखो ऐश, अब मेरे पास ग्रिमोरी आ चुकी है तो अब मैं मैजिक नाइट्स में दाखिला ले सकता हूँ। मैजिक नाइट्स एग्जाम जरूर दूंगा मैं, और एक मैजिक नाइट बनने के बाद एक वेदर किंग भी जरूर बनूंगा, देख लेना ऐश तुम भी। ऐश कहता है कि नहीं तुम नहीं बन पाओगे वेदर किंग, हम आम इंसान हैं, इस तरह के सपने
सपने देखना हमें अलाउड नहीं है। आस्था आस्था उसके कान में जोर से चिल्ला कर कहता है कि हार मत मानो, हर किसी में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, तुम रॉयल फैमिली से हो या फिर तुम अनाथ हो। कोई भी मैजिक नाइट एग्जाम दे सकता है, यहाँ तक कि कोई वेदर किंग भी बन सकता है, बाकी सभी की तरह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी वो बन सकता है। मैं मैजिक नाइट इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक दिन वेदर किंग बनकर सभी को साबित कर दूंगा। ऐश उसकी बातें सुनकर काफी हैरान रह जाता है। रात में हम देखते हैं कि काफी सारा टेस्टी खाना तैयार किया गया होता है, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन होता है, यानी कि आखिरी रात होती है। नहीं गाइस, मरने वाले नहीं, क्योंकि इसके बाद आस्था और यूनू इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं। इतना सारा खाना देखकर आस्था फादर को थैंक यू वाली नजरों से देख रहा होता है। फादर कहते हैं कि आस्था मुझे ऐसे मत देखो यार, ये सब यूनू के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं बच्चे, क्योंकि तुम तो फेल होकर वापस आने ही वाले हो। देखो शर्माना मत, अगर तुम फेल हो जाते हो तो चुपचाप दोबारा वापस घर आ जाना, ठीक है ना। ये तुम्हारा अपना ही घर है, चाहे जैसा भी हो। वो काफी ज्यादा मुश्किल एग्जाम है और वैसे भी तुमसे किसी को उम्मीद भी नहीं है कि तुम उसे पास कर पाओगे। आस्था कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, बहुत होगी बेइज्जती। आप ये बात यूनू को भी कहने वाले हो ना फादर। फादर कहता है कि नहीं, यूनू तो कर लेगा। आस्था चीख उठता है, ये ना इंसाफी है, मैं भी एक दिन एग्जाम क्रैक करके वेदर किंग जरूर बनूंगा और वापस आऊंगा सिस्टर लिली और तुमसे शादी भी करूंगा। तभी सिस्टर लिली उसे सबक सिखाने के लिए अपना मैजिक को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देते हैं, पर वो दोनों भाग जाते हैं। अगले दिन यूनू और आस्था इन सभी को गुड बाय कहकर नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे, आस्था प्लीज हमारे लिए कोई लेटर जरूर लिखना। और ऐश आस्था से कहता है कि सुनो आस्था, अगर तुम एक मैजिक नाइट बन जाते हो तो मैं भी मेहनत करूंगा एक दिन वेदर किंग बनने की। और सिस्टर लिली अपने मन ही मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं। जब से मैं आस्था से मिली हूँ हमेशा जोश में रहता है ये, पहले से ही और आज भी। और यूनू भी आस्था की वजह से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और इन सभी को वो टाटा बैग कहकर अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। यूनू पूछता है आस्था क्या तुम्हें थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं फील हो रही एग्जाम के लिए। आस्था जवाब देता है कि अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं हो रही, पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी होगी और क्या पता हम लोग वेदर किंग से मिल भी पाएंगे या फिर नहीं, पर उन्हें मिलने से पहले हमें एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और ये कहकर वो भागने लगता है। यूनू कहता है कि आस्था वहाँ पर जल्दी पहुंचकर तुम मैजिक नाइट एग्जाम नहीं पास कर पाओगे, लेकिन आस्था उसकी बातें नहीं सुनता और बस भागते ही रहता है। यूनू भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। आस्था अभी से ही वेदर किंग बनने का सपना देखने लगता है और वेदर किंग बनने के बाद सिस्टर लिली से शादी भी करेगा। यार मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से वेदर किंग बनना है। और आस्था उड़ने की एक्टिंग करने लगता है। यूनू पूछता है कि क्या तुम मैजिक के बिना भी उड़ सकते हो। आस्था जवाब देता है फिलहाल तो नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी ग्रिमोरी का यूज करके ये सब कुछ कर पाऊंगा। अगर तुम हार नहीं मानते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पर रास्ते में उनके सामने काफी सारे जंगली जानवर और काफी सारी मुश्किलें आती हैं। काफी समय तक भागने के बाद दोनों थक जाते हैं, पर आस्था अभी भी हार नहीं मानता और दोबारा से भागना शुरू कर देता है। यूनू उसे पकड़ लेता है। अरे यार अब तो बस कर दे, किंगडम यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, जहाँ पर वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। और काफी ज्यादा लंबा सफर के बाद आस्था और यूनू आखिरकार क्लोवर किंगडम के कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा होता है। पर इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें काफी सारे खतरनाक ओपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और अब रॉयल कैपिटल के अंदर हम देखते हैं कि सब लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए और यहाँ तक कि किसी भी फल को छीलने के लिए भी यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल हो रहा होता है। आस्था अपने सामने इस कासल को देखकर कहता है कि वेदर किंग जरूर यहाँ पर रहता होगा, एक दिन मैं भी वेदर किंग बनूंगा और यहीं पर रहूंगा। यूनू कहता है कि नहीं तुम नहीं, मैं रहूंगा यहाँ पर। तभी उनकी नजर एक परिवार पर जाती है और उसे देखकर उन्हें अपने चर्च की याद आ जाती है। उधर चर्च के अंदर ऐश आग जला रहा होता है। सिस्टर लिली कहती है कि कितनी शांति है ना उन दोनों के बिना। एक बंदा जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो भी रॉयल कैपिटल के अंदर पहुंच चुके होंगे। आई होप उनके एग्जाम अच्छे जाएं। और रॉयल कैपिटल के अंदर एक बुढ़िया आस्था को चूना लगा लेती है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। यूनू की ये 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रिमोरी को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। यूनू का रजिस्ट्रेशन नंबर 164 होता है और आस्था का 165। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं और कई लोगों के आसपास कुछ चिड़िया मंडरा रही होती हैं। इन चिड़ियों को एंटी बर्ड्स कहा जाता है, जिनके पास जितनी कम मैजिकल पावर होंगी उतनी ही ज्यादा एंटी बर्ड्स उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यूनू के आसपास एक भी एंटी बर्ड नहीं होती, सबसे ज्यादा बर्ड्स आस्था के पास होती हैं। आस्था कहता है कि क्या बात है, एक दिन मैं भी वेदर किंग बन के ही रहूं
होगा। आसपास के सभी लोग उसे जोकर समझने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब आस्था उनसे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है उन सारे बर्ड से, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं। और अब उनसे जान छुड़ाने के लिए वो बाहर की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। हाँ जी, तो भाई साहब इस बंदे की हमें थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई जाती हैं। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और ये आस्था का टीचर होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे कम्प्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। अब ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत ही अच्छा पार्ट था, ठीक है। और मुझे पता है गाइस वीडियो अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। 7 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि वीडियो एडिटिंग स्क्रिप्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होती है। बाकी ओवरऑल कोशिश यही होती है कि बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड हो। तो यार प्लीज़ से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें इसे कवर करना चाहिए या फिर कोई और सीरीज़ स्टार्ट करें हम। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ।